भी हमारे मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड मटेरियल होते हैं। हार्ड हार्ड का मतलब होगा यहाँ पर कि वो मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप उन्हें एक ऐसे ही ब्लंट नाइफ से अगर कट करने की कोशिश करोगे तो आप उन्हें कट नहीं कर पाओगे। हमारी अगली प्रॉपर्टी होगी मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को शीट्स के अंदर कन्वर्ट करना। किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, किसी भी चीज़ को शीट के अंदर कन्वर्ट करना इज़ नोन एज मेलेबिलिटी। तो जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेलिएबल होते हैं। इट मीन्स अगर आप उनके ऊपर प्रेशर लगाओगे तो आप उन्हें बहुत आराम से शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग घरों में अगर जब आपको खाना पैक करना होता है तो आप एक एल्युमिनियम की शीट यूज़ करते हो, आप सिल्वर रोल यूज़ करते हो। वो असल में क्या होता है, वो सिल्वर रोल असल में एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम के मेटल को प्रेशर से या प्रेशर लगाकर बहुत थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तभी देखो आप उस एल्युमिनियम फॉइल को कितनी ईजिली अपने जो हाथों से टीयर कर सकते हो। अगला होगा डक्टाइल। जो भी मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल होने से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी मेटल्स होते हैं उन्हें हम काफ़ी इजीली वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स को काफ़ी इजीली वायर बनाया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में जो भी वायरिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग, वो सब किससे बनी होती है, वो कॉपर से बनी होती है। और कॉपर एक मेटल है। और उसी तरीके से जो आपके अगर कोई ज्वेलरी होगी आपके पास, अगर आपके पास कोई गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी है तो कभी उसे नोटिस करना, उस पर काफ़ी पतला पतला थिन या वायर टाइप वर्क किया होता है। कभी स्पाइरल्स बने होते हैं इस तरीके से, या कभी कोई डिज़ाइन बनाया होता है। तो उसके लिए भी आप लोगों ने देखा होगा उस मेटल को पहले एक पतली सी वायर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन उसके साथ उस मेटल के साथ कोई भी ज्वेलरी क्रिएट की जाती है। एंड वायर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो होगा जो इलेक्ट्रिक वायर्स हमारे घरों में अवेलेबल हैं कॉपर की। वो भी मेटल से बनती है क्योंकि उन्हें बहुत इजीली एक वायर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। अगला होगा कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। कंडक्टिविटी में यहाँ पर दो तरीके की कंडक्टिविटी है जो आप बेसिकली स्टडी कर सकते हो। कंडक्टिविटी का मतलब होता है किसी चीज़ को कंडक्ट करना। तो कंडक्टिविटी आप दो तरीके की स्टडी कर सकते हो। एक तो कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रिकल। एक एक तरीके की कंडक्टिविटी क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी। और दूसरी होगी थर्मल। ठीक है, ये दो तरीके की कंडक्शन होती है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। थर्मल कंडक्शन का मतलब होता है हीट को कंडक्ट करना। थर्मल कंडक्शन का मतलब है हीट को कंडक्ट करना। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये तो उसके नाम से क्लियर है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। तो असल में जो हमारे मेटल्स होते हैं वो दोनों ही, यानी वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं और थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे हम जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसे शो कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने एक जो मेटल का एक वायर है या मेटल की एक रोड है उसको मतलब क्लैम्प के थ्रू फिट किया है हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पर वैक्स की मदद से उन्होंने क्या कर लिया है, एक जो पिन है या नेल है उसको लटका दिया है, उसे चिपका दिया है इससे। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ से बर्नर से इस मेटल को इस पोर्शन में हीट करेंगे। तो असल में होगा क्या, थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि ये वायर यहाँ से गर्म होगी और धीरे धीरे ये जो वैक्स है, जहाँ पर ये वैक्स जिससे पिन को चिपकाया गया है, वो वैक्स धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू कर देगी और जो पिन है वो अपने आप नीचे आकर गिर जाएगी। जो क्या शो कर रहा है, इस ये शो कर रहा है कि जो भी मेटल है आपका वो हीट को कंडक्ट कर रहा है। वो यहाँ पर उसको हीट मिल रही है, यहाँ से हीट वो इस पॉइंट तक ट्रांसफर कर रहा है, तभी ये वैक्स मेल्ट करी है। इट मीन्स जो आपके मेटल्स हैं वो शो करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंसुलेटर्स। अब जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली इंसुलेटर होते हैं। इसे हम यहाँ पे इसलिए स्टडी कर रहे हैं बिकॉज ये हम काफ़ी कॉमनली देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से, जैसे पिक्चर में भी शोन है, ये जो यहाँ पर जो ये वायर है ये एक मेटालिक वायर है। यहाँ पर पिक्चर में जो आपको वायर शो की गई है ये मेटालिक वायर है। पर आपके घरों में आपने देखा होगा वायर के ऊपर कवरिंग चढ़ी होती है। कभी वो आपको येलो कलर में मिल जाएगी, कभी ब्लू कलर में, कभी ग्रीन कलर में, इस तरीके की, या ब्लैक कलर में सबसे ज़्यादा कॉमन आपको ये कवरिंग चढ़ी हुई मिलती है आपकी किसी भी वायर के ऊपर। ठीक है, तो ये कवरिंग क्या होती है, ये कवरिंग असल में नॉन मेटल्स की बनाई जाती है। अब मेटल्स जहाँ पे किसी भी चीज़ को या थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, वेरस जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को या थर्मली वो किसी भी चीज़ को कंडक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए हम अपने आप को शॉक से बचाने के लिए, किसी भी तरीके के एक्सीडेंट से बचाने के लिए जो वायर होती है उसके आसपास क्या लगाई होती है, एक कोटिंग लगाई होती है। ये कोटिंग असल में नॉन मेटल की कोटिंग होती है, ताकि अब ये नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो कभी बाई चांस किसी ने किसी वायर को टच भी कर लिया तो उसे एट अ टाइम
शॉक ना लगे, इसलिए ये यहाँ पे ये कोटिंग चढ़ाई जाती है। अगली प्रॉपर्टी होगी साउंड। अब ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि मेटल्स को अगर कहीं भी स्ट्रक किया जाए, स्ट्रक का मतलब होता है हिट करना। अगर आप मेटल को कभी भी हिट करोगे तो उस मेटल को हिट करने पर वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो कुछ ना कुछ अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को सोनरस भी बोला जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा आपके स्कूल्स में, अब तो शायद इलेक्ट्रिक बेल्स हों, पर पहले के टाइम पे इस तरीके से जो मेटालिक जो होता था बेल लगी होती थी, जिससे एक पर्टिकुलरली एक इंसान आता था और उसे वो हिट करता था और बेल बजाई जाती थी, ठीक है। तो वो किस लिए था? क्योंकि वो ये मेटल की बनी होती है, तो मेटल को जब भी आप हिट करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स मेटल्स के कंपैरिजन बिल्कुल उल्टे पाए जाते हैं। इनके नॉन मेटल्स के कुछ बेसिक एग्जांपल्स होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ठीक है। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, नॉन मेटल्स थर्मल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, और ये काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं। यानी आप नॉन मेटल्स को आप जो भी है एक नाइफ से आप कट कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने कोक देखा होगा, जैसे आप लोगों ने कोक देखा होगा, कोक यानी जो भी कोयला जो यूज़ किया जाता है। तो कोक में क्या होता है? अब जैसे कोयला अगर आपके हाथ में हो तो आप, अगर ठंडा कोयला हो तो आप उसे प्रेस करके आप उसे पीस सकते हो, आप उसे तोड़ सकते हो ना, विच विल शो कि नॉन मेटल्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। फर्दर नॉन मेटल्स या तो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं या ये ज़्यादातर गैशियस स्टेट में। जैसे ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और वो यूजुअली किस तरीके में पाया जाता है? एक ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेट में पाया जाता है। वेरस जिसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? वो ब्रोमीन है। ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और ये हमेशा आपको लिक्विड स्टेट में मिलती है। इस तरीके से, ये आपको पिक्चर दिखाई हुई है, ये ब्रोमीन की है। इस तरीके का ब्राउन लिक्विड होता है ब्रोमीन, ठीक है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जनरली सिमिलैरिटीज भी देखी जाती है। सिमिलैरिटीज इन द सेंस कि यूजुअली तो क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स अपनी प्रॉपर्टीज में बिल्कुल ही बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। बट कुछ एक्सेप्शंस कहाँ पे होते हैं? कुछ एक्सेप्शंस नॉन मेटल्स में होते हैं। कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल मेटल जैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन। कार्बन काफ़ी सारी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, यानी उसको एलोट्रॉपी बोला जाता है कि उसके बहुत डिफरेंट फॉर्म्स हैं। उसमें से एक फॉर्म होगा ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट, अब है तो ये कार्बन का फॉर्म, तो ये नॉन मेटल है, पर ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ डायमंड, डायमंड भी एक तरीके का कार्बन फॉर्म है, और डायमंड भी क्या है? डायमंड काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, वेरस नॉन मेटल्स हमने देखा था वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से हमारे पास मेटल्स में एक एक्सेप्शन है। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, देर वेरी हार्ड। वेरस मर्करी एक मेटल है, बट वो सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और काफ़ी सॉफ्ट है। आप उसे थर्मोमीटर्स के अंदर यूज़ भी करते हो। मेटल्स जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, वेराज हमारे पास कुछ मेटल्स है जैसे सीजियम और गैलियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, ठीक है। और हमने देखा था नॉन मेटल्स जो हैं, मेटल्स लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल्स लस्टरस नहीं होते। तो आयोडीन एक नॉन मेटल है पर वो लस्टरस है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं? इस तरीके से हम देख रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट शो करना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर एक सेक्शन में, मेटल्स के सेक्शन में भी आपको एक्सेप्शंस मिल जाएगी, वेरस नॉन मेटल्स के सेक्शन में आपको कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएंगी। तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकती है दिखाने के लिए कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिल्कुल डिफरेंट है। हमें कुछ और चीज़ों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ और प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ आती हैं? अब वो प्रॉपर्टीज़ आएंगी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में। यानी अब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्या स्टडी करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, और उसके बेसिस पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एक जैसे हैं या ये डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर जब भी आप केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम स्टडी रिएक्शन करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और काफ़ी सारे मेटल नॉन मेटल सब रेडिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कॉमन सी रिएक्शन है, जैसे मान लो मेटल को अगर तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, नॉन मेटल से रिएक्ट कराओगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे मेटल ऑक्साइड क्या हो सकता है? Na2 हो सकता है, नॉन मेटल ऑक्साइड कुछ भी हो सकता है, CO2 हो सकता है। तो होता क्या है कि जब भी आप मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है ना, और अगर आप उसे चेक करो तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर का होगा,
एसिड बेस याद होगा आपको। तो मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर का होगा, यानी उसकी पीएच वैल्यू ना हमेशा 7 से ज़्यादा आएगी। वेयर एज अगर नॉन मेटल का अगर आप कोई ऑक्साइड देखोगे तो उसकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 से कम आएगी और वो एसिडिक नेचर का होगा। अब ये क्या है, अब ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन जाता है किसके बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिएक्शंस भी हमने डिटेल्स में आपको प्रोवाइड की है। यहाँ पर दो आपको एग्जांपल्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पर हम दो मेटल्स के ऑक्साइड बना रहे हैं, एक हम कॉपर का ऑक्साइड बना रहे हैं और एक हम एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इनमें भी अब होता क्या है, जैसे केमिस्ट्री है तो विदाउट एक्सेप्शन काम तो चल नहीं सकता। तो एक तो हमने ये तो डिफाइन कर दिया कि मेटल के ऑक्साइड आपको ज़्यादातर बेसिक मिलेंगे और नॉन मेटल के ऑक्साइड हमें ज़्यादातर एसिडिक मिलेंगे। बट इनकी में एक एक्सेप्शन आती है और वो एक्सेप्शन कहाँ आती है, एम्फोटेरिक नेचर में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, ये वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आप देख रहे होगे जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बेस का काम कर रहा है, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये एसिड का काम कर रहा है। इट मीन्स एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड होगा, ये कैसा ऑक्साइड होगा जो डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ रिएक्ट करे। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करे तो वो खुद बेस बन जाएगा, अगर वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो वो खुद एसिड बन जाएगा। यानी इसका नेचर फिक्स नहीं है, ये दोनों तरीके के नेचर शो कर सकता है। इसे हम एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। और इसमें एक और रिएक्शन देखी जाती है, वो है मेटल के ऑक्साइड्स की वाटर के साथ रिएक्शन करवाना। अब जब भी आप मेटल के ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको हमेशा एक बेस मिलेगा। जैसे यहाँ पे Na2 है, Na2O है, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन आप देख रहे हो तो Na2O वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, NaOH, वो एक बेस बना रहा है। NaOH काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जो भी रिएक्शंस है मेटल की ऑक्सीजन के साथ, इसे हम स्टडी कर चुके हैं। वेरएज मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेटल्स क्या है, मेटल्स भी हमारे पास काफ़ी सारे रेंजेस के होते हैं। ठीक है, जैसे मेटल को उसकी रिएक्टिविटी पे डिफाइन करने के लिए एक सीरीज़ बनाई गई है जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने मेटल्स को अरेंज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, वो कितने ज़्यादा रिएक्टिव हैं। जैसे इसके पहले नंबर पे आता है हमारे पास पोटाशियम और दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास सोडियम। अब इस तरीके से काफ़ी सारे मेटल्स को ऑर्डर के अंदर अरेंज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू इट्स रिएक्टिविटी, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो मेटल्स में क्या देखा जाता है कि जो सबसे ऊपर पड़े मेटल है जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। यानी अगर आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखोगे तो ये साथ के साथ उससे रिएक्ट कर देंगे और हो सकता है शायद आग भी लग जाए, कोई ब्लास्ट भी हो जाए। तभी अगर आपको कभी भी सोडियम या पोटाशियम को स्टोर करके रखना होता है तो उसे हम कभी भी इस तरीके से खुले में नहीं रखते हैं। सोडियम और पोटाशियम को स्टोर करने के लिए हमेशा कैरोसिन ऑयल का यूज़ किया जाता है, इन्हें कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट ना हो। अब जैसे जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे इनकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन माइल्ड होती चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई और मेटल लो, जैसे एल्यूमिनियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, जिंक ले लो, लेड ले लो। अब ये क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉर्मली रिएक्ट करते हैं, बर्निंग रिएक्शन दिखाते हैं और अपने ऑक्साइड बना लेते हैं। वेराज अगर आप इनसे बिल्कुल लोअर कैटेगरी के मेटल्स पे जाओ जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे लाए करते हैं, सबसे नीचे आपके पास जो मेटल्स होंगे वो होंगे आप लोगों के पास सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये मेटल्स होंगे जो आपके पास सबसे नीचे पाए जाएंगे। तो ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये मेटल्स अब ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं आपके किसके साथ, ये रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। आपने कभी देखा है आप सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हो, आप गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो, वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट में रहती है। बट क्या कभी सिल्वर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, क्या आपने कभी रिंग पहनी हो सिल्वर की और क्या आप कभी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, नहीं रिएक्ट करती। तो ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो विद ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं शो करते हैं। ये सब किसके बेसिस पे, दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स। अब ये जो हम ऑक्सीडेशन अभी हमने स्टडी की है ना मेटल्स की, तो अब ज़्यादातर तो ये ऑक्सीडेशन हम प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि हम मेटल को या जो भी है उसे हम अपनी उसकी प्योर स्टेट के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। बट कभी कभी ये जो ऑक्सीडेशन होती है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जब भी आप इसे बाहर रखोगे तो एल्यूमिनियम अपने आप इसका ऑक्साइड बना लेता है Al2O3। अब होता क्या है, जैसे मान लो आपने एल्यूमिनियम की कोई भी फर्नीचर बनाई जिसमें एल्यूमिनियम कोटिंग है, तो एल्यूमिनियम का जो अपर सरफेस है ना कुछ टाइम बाद ही अपने ऊपर खुद ही Al2O3 की एक लेयर बना लेगा।
ठीक है, जिससे ऊपर यहाँ पे Al2O3 की लेयर बन गई, नीचे वाला एल्यूमिनियम एज इट इज पड़ा रहेगा। तो अब ये Al2O3 की लेयर क्या होगी ना, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगी। कैसे काम करेगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगी, और इस लेयर की प्रेजेंस की वजह से ना जो आपको बाकी एल्यूमिनियम है वो बचा रहेगा, उस पर रस्ट नहीं लगेगी, वो खराब नहीं होगा। तो एल्यूमिनियम के जो भी आपके फर्नीचर आइटम्स वगैरह होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा देर तक चलते हैं। वो इसीलिए चलते हैं क्योंकि उनके ऊपर खुद म खुद एक लेयर बन जाती है, किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, जो अब खुद ऊपर बिछ जाती है। उसकी प्रेजेंस में नीचे वाला एल्यूमिनियम कभी भी खराब नहीं होता, वो एज इट इज़ पड़ा रहता है। ठीक है, तो कभी कभी ये होता है कि खुद हम फर्नीचर बनाने से पहले या जो भी हमने मटेरियल बनाना होता है एल्यूमिनियम का, उसकी हम एनोडाइजिंग कर देते हैं। इसमें क्या होता है, हम जो भी एल्यूमिनियम है उसको एनोड वाली साइड पे रखते हैं, पॉजिटिव साइड पे रखते हैं, और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, उसे सोल्यूशन में रख के उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। इस मेथड से होता क्या है, एल्यूमिनियम के ऊपर खुद ही, अब जैसे आप डॉट्स में देख रहे हो, एल्यूमिनियम के ऊपर खुद ही Al2O3 की क्या बन जाती है, क्लियर बन जाती है। फिर इसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। अब ये एनोडाइजिंग और भी डिफरेंट मेटल्स की जा सकती है। ठीक है, या ये एनोडाइजिंग ऑपोजिट तरीके से भी यूज़ की जा सकती है, इससे किसी भी चीज़ को साफ भी किया जा सकता है। जैसे अगर अब इसको वैसे एक प्रॉपर आर्टिकल की फॉर्म में, ये आपको आगे टॉपिक में भी मिलेगा। इसमें हम करते क्या है, हम इसमें इम्प्योर जो भी हमारा मेटल होता है ना, उसे पॉजिटिव साइड पे रख देते हैं, और जो प्योर है उसको नेगेटिव साइड पे रख देते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप करंट पास करते जाते हो ना, तो आपको इम्प्योर मेटल्स में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है ना, वो सारी रिमूव होती चली जाती हैं, और प्योर मेटल यहाँ से निकल के दूसरी वाली साइड पे चिपकता रहता है। ठीक है, तो एनोडाइजिंग काफ़ी और चीज़ों में भी काम में आ सकती है। अब रिएक्शन है मेटल्स की विद वाटर। अब मेटल्स के साथ भी रिएक्शन, सॉरी, वाटर के साथ भी मेटल्स की रिएक्शन उसी तरीके से देखने को आपको मिलेगी जैसे आप लोगों ने अभी ऑक्सीजन के साथ देखा। तो होता क्या है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, ये तो काफ़ी विगरसली रिएक्ट करते हैं आपके वाटर के साथ। और जैसे आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट भी देखा हो, सोडियम को जैसे आप पानी में डालते हो तो आग लग जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है विद दीज टू मेटल्स इन स्पेसिफिक। अब जैसे जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे चले जाते हो, तो ये रिएक्शन ये होती है, थोड़ी माइल्ड हो जाती है, थोड़ी लेस वायलेंट हो जाती है, जैसे अब यहाँ पे कैल्शियम के फॉर्म में आपको शो करके दिखाई है। और फिर उसके बाद आपको कुछ ऐसे मेटल्स भी मिलेंगे जो सिंपली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। उनको अगर आपको वाटर के साथ रिएक्ट करना है ना, तो वो अब एक एंडोथर्मिक फॉर्म की रिएक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे आप पिछली आपने जो रिएक्शन देखी वो तो एक्सोथर्मिक थी, वो तो हमें हीट रिलीज कर रही थी, वो खुद ही रिएक्ट हो रहे थे। बट कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगे, कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जो कैसे रिएक्ट करेंगे, जो एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करेंगे। ठीक है, वाटर के साथ, वो सिंपल वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे। उन्हें रिएक्ट कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टीम की। हमें वाटर को पहले प्री हीट करना पड़ेगा, देन एंड ओनली दे विल रिएक्ट विद द मेटल। दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। अब नेक्स्ट होगा मेटल्स की रिएक्शन विद एसिड। अब इस तरीके की रिएक्शन का एक स्पेशल नाम भी है जो हमने केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में भी किया था। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। अब इस रिएक्शन को आप इस पीडीएफ में या यहाँ पे इस फॉर्म में भी आप क्लियरली स्टडी कर सकते हो, बट मैं आपको इसका एक जनरल तरीका बता देती हूँ इसे याद कैसे करना है। अब अगर आप किसी भी मेटल को, मान लो फॉर एग्जांपल जिंक है, उसमें आपने कोई भी एसिड डाला, अब कोई भी एसिड होगा तो उसमें हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। मान लो मैं HCl ले लेती हूँ। ठीक है, अब होता क्या है, जो भी मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये आपको कैसे पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता चलेगा। जो भी मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और अगर वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो करेगा क्या, ये मेटल यहाँ पर खुद आएगा, ये हाइड्रोजन को उसकी जगह से हिला देगा। ठीक है, हाइड्रोजन को उसकी जगह से हिला के हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा वो H2 की फॉर्म में, और मेटल खुद उसकी जगह पर जाके बैठ जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, एक सॉल्ट बना लेगा। तो ये एक जनरल रिएक्शन है। आप जनरल रिएक्शन याद करोगे तो अगर आपको पेपर में कोई भी आया, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आया, जो कुछ भी आया, तो उसे आप बना सकते हो। जैसे मेटल है, उसके अंदर डिल्यूट कोई भी एसिड डाला गया तो वो क्या बना लेगा, सॉल्ट बनाएगा, और उसके साथ क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और उसे टेस्ट कैसे किया जाता है, यहाँ पे आप देख ही रहे हो, हाइड्रोजन गैस के पास स्प्रिंटर को लेके आया जाता है, और जैसे स्प्रिंटर इसके पास आता है तो आपको पॉपअप साउंड सुनाई देती है, विच विल डेमोन्स्ट्रेट कि हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हुई है। अब जो एसिड्स हैं, जनरली एसिड्स, आप तीन आपको एसिड्स हमेशा याद ही रहते होंगे, एक HCl होता है, एक H2SO4 होता है, और एक एसिड जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो है HNO3। अब जो भी ये आपने रिएक्शन की ना, अभी पीछे स्टडी की, वो ज़्यादातर हम HCl और H2SO4 के साथ ही करते हैं, हम HNO3 उसमें कभी यूज़ नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि HNO3 काफ़ी ज़्यादा बड़ा और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
तो अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अगर आपने ये रिएक्शन ये वाले एसिड के साथ की, तो जैसी हाइड्रोजन गैस बनेगी ये उसे ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज हो पाएगी जब आप HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे। तो उस रिएक्शन में क्या रिलीज हो जाएगा, उस रिएक्शन में वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बट HNO3 के साथ कुछ मेटल्स रिएक्ट कर सकते हैं। उन मेटल्स का नाम क्या होगा, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ये दो ऐसे मेटल्स हैं, स्पेशल मेटल, यहाँ पे मेंशन, हाँ यहाँ पे मेंशन है। तो अब ये क्या है, ये काफ़ी, अगर आप इसको HNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो इन दो मेटल्स में ये पोटेंशियल है कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब एक और टॉपिक आपके पास आता है एक्वारीजिया। अब ये एक्वारीजिया का काम क्या क्या काम होता है, जो भी गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी होती है ना, जब भी हम आपको उसको साफ करवाना होता है तो अब उसे एक्वारीजिया में साफ किया जाता है। तो होता क्या है, गोल्ड और सिल्वर काफ़ी लेस रिएक्टिव मेटल है, वो जनरली एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो उनके लिए हम एक स्पेशल मिक्सचर बनाते हैं, किसका, HCl का और निट्रिक एसिड का। कितनी रेशो में, 3:1 में। अब इस सोल्यूशन में अगर अगर आप गोल्ड और सिल्वर को रखते हो तो वो कोरोड होना शुरू हो जाते हैं, वो क्लीन होना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज अ स्पेशल मिक्सचर मेड फॉर क्लीनिंग ज्वेलरी। ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। अब यहाँ पर ये रिएक्शन जो है ये काफ़ी सिमिलर है आपकी पिछली रिएक्शन में। यहाँ पर हमने क्या करना है, किसी भी मेटल की रिएक्शन करानी है, किसके साथ, सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, कोई और मेटल की सॉल्ट के साथ। जैसे जिंक की अगर मैं करवाऊँ CuSO4 के साथ। अब होता क्या है, ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। अगर जो आपने बाहर मेटल रखा है वो सॉल्ट वाले मेटल से अगर ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे यहाँ पर जिंक अगर कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो वो क्या करेगा, वो कॉपर को उसकी सॉल्ट से बाहर निकाल देगा। ठीक है, और खुद उसकी सॉल्ट के अंदर जाकर जो है बैठ जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोला जाता है। पर इसमें आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि ये रिएक्शन तभी होगी जब ये जो आपने बाहर मेटल रखा है ना, जिससे आप रिएक्शन करवा रहे हो, ये अंदर वाले मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट ये मैंने आपको जो भी रिएक्टिविटी सीरीज जिसकी मैं बात करी थी वो यहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ पे आपको हर एक मेटल मिलेगा, बस बीच में आपको एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। ये हाइड्रोजन इसलिए प्लेस किया गया है क्योंकि अब देखो हमने एसिड के साथ रिएक्शन की ना, अब देखो जो अब हाइड्रोजन से ऊपर अब जो ये मेटल्स होंगे ना, ये हमेशा जो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेंगे, बट जो इसके नीचे जो मेटल्स पड़े हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये अब एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके गैस नहीं बना सकते। तो दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो आप इस एक्टिविटी सीरीज को याद भी कर सकते हैं। अब अगला हमारा रीजन आता है कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन भी है। आपको पता है कोई भी एलिमेंट है ना, यूनिवर्स में कोई भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को कहाँ पहुँचना है, उसे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करनी है। ठीक है, क्या अटेन करनी है, उसे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करनी है। तो जो भी मेटल या जो भी नॉन मेटल होगा जिसकी कॉन्फिगरेशन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन नहीं है, वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। रिएक्ट कैसे करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा या वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा। तो इसी तरीके से कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल रिएक्ट करता है ताकि वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो अब होता क्या है, जनरली जो भी मेटल्स होते हैं ना आपके, मेटल्स के पास हमेशा ये टेंडेंसी रहती है, मेटल्स के पास हमेशा ये एक टेंडेंसी रहती है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो उनकी वैलेंसी हमेशा +1, +2 या फिर +3 देखने को मिलती है। वेयर एज जो भी आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं, जो भी हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो उनकी वैलेंसी हमेशा -1, -2 और -3 देखने को मिलती है। तो अब इनकी वैलेंसीज भी क्या हो जाती है, एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस होती है। यानी आप वैलेंसी के बेसिस पे भी आप जज कर सकते हो कि ये कोई भी चीज़ मेटल है या ये नॉन मेटल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे NaCl की फॉर्मेशन दिखाई गई है, सोडियम एक मेटल है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी पॉजिटिव आ गई है। वेयर एज क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है बीइंग अ नॉन मेटल, और इसकी वैलेंसी -1 आ रही है आपके सामने। तो अब ये करते क्या है, ये म्यूचुअली सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है, जैसे यहाँ शो किया गया है, और आपके NaCl की फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है।
उसी तरीके से यहाँ पे डायग्रामेटिकली MgCl2 की फॉर्मेशन भी दी हुई है, जहाँ पे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Cl का एक एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है एंड दस अपनी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे आप डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स। अब जो भी आपके मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, जब भी वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक तरीके के कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। अब ये आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं? ये तब बनते हैं जब कंप्लीटली किसी भी इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर दिया गया है या कंप्लीटली किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया गया है, यानी एक कंप्लीट पॉजिटिव या एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो इन आयनिक कंपाउंड का नेचर क्या होता है? ये आयनिक कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके कारण इनकी फिजिकल नेचर हमेशा सॉलिड स्टेट में देखने को मिलती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब एज सच हम देख ही चुके हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हमेशा हाई देखने को मिलता है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुल जाना। तो अब ये जिस तरीके के हम, ये कैसे कंपाउंड है? ऐसे कंपाउंड है जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस बना सकते हैं। तो ये सॉल्युबल भी एक ऐसे ही सोल्यूशन के अंदर या एक ऐसे ही लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होंगे जो खुद भी कैसा होगा? जो खुद भी पोलर होगा, यानी जो खुद भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना पाएगा। जैसे कैरोसिन है। अब ये कैरोसिन एक इस तरीके का सॉल्वेंट है जो आयंस नहीं बना सकता, तो कोई भी आयनिक कंपाउंड आके कैरोसिन के अंदर तो मिक्स नहीं होगा, ये मिक्स हो जाएंगे वाटर के अंदर, एल्कोहल के अंदर, इस तरीके के कंपाउंड्स में मिक्स होते हैं जहाँ पर आयंस फॉर्मेशन का कोई चांस हो। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें मिलती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए जो सबसे मेन पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए हमें सबसे मेन चीज़ क्या चाहिए? हमें फ्री आयंस चाहिए रजे। ठीक है, तो अब आयनिक कंपाउंड्स तो खुद में आयंस है, वो तो अब जैसे NaCl है तो वो खुद अगर ब्रेक करेगा तो वो क्या बना लेगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो आयंस बन गए, फ्री आयंस है हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इन जनरल कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, बट प्रोवाइडेड उसे मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी वो सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। या तो आप उनका एक्वा सोल्यूशन बना लीजिए, एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या है कि उसे पानी में या तो घोल लीजिए या आप उन्हें पिघला लीजिए, उनका मॉल्टन स्टेट बना लीजिए। जैसे NaCl तो नॉर्मल नमक ही है ना, तो नॉर्मल नमक जो सॉलिड स्टेट में आपके घरों में प्रेजेंट होता है वो करंट नहीं कंडक्ट करता, वेयर एज अगर पानी में आप नमक घोल दो तो वो एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट या कंडक्टर बन जाएगा। फिर आती है अकरेंस ऑफ मेटल की बात। ये मेटल्स हमें मिलते कहाँ हैं? तो जो मेटल्स होते हैं जनरली हमें अर्थ की क्रस्ट से ही मिलते हैं, और इनमें होता क्या है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटाशियम, ये हमेशा ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो नेचुरली जब भी आपको मिलेंगे ये किसी ना किसी कंपाउंड की फॉर्म में मिलेंगे, ये इंडिविजुअली अकेले नहीं पड़े मिलते हैं। वेयरएज जो लेस रिएक्टिव हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये आपको फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं, या हो सकता है कि ये अपने ऑक्साइड फॉर्म में हो, क्योंकि ऑक्सीजन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, ये ज़्यादातर रिएक्ट कर लेता है। फर्दर अगर हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस मिले तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये अब जो ये रिएक्टिविटी है ना, ये अकरेंस को भी इफेक्ट करती है। हाईली रिएक्टिव मेटल ज़्यादा बड़े बड़े कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेंगे, वेरएस लो रिएक्टिव मेटल्स क्या हैं? वो आपको फ्री स्टेट या जनरली सिंपलर कंपाउंड्स जैसे ऑक्साइड्स वगैरह की फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। अब हमारा काम आता है इन मेटल्स या नॉन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन को स्टडी करना। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इनको निकालना, इनको इनकी प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि हम इन्हें इंडस्ट्रियल यूज़ या कोई भी इन जनरल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब जो मैंने अब यहाँ पर आपको जनरली वही लो रिएक्टिविटी और लेस रिएक्टिविटी के बारे में बताया गया है, तो इसे टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब देख रहे हो आप अपनी स्क्रीन पर कि जो भी मेटल्स हाईली रिएक्टिव होंगे ना, वो हमेशा बड़े बड़े कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलेंगे, और उन्हें हम जनरली इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। वेयर एज जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होंगे वो ज़्यादातर अपने कार्बोनेट की फॉर्म में या फिर अपने सल्फाइड की फॉर्म में, या तो उनके साथ CO3 ग्रुप अटैच होगा या सल्फर का एस अटैच होगा। ठीक है, तो इनको भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपने अपने जो मेथड्स हैं, जैसे कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है, इनकी मदद से किया जाता है। वेरएज जो लो रिएक्टिव मेटल है या तो ऑक्साइड या फिर सल्फाइड्स की फॉर्म में होते हैं, तो इनके साथ ज़्यादातर रोस्टिंग की जाती है। अब एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब क्या होता है? ये एक टर्म है। ठीक है, एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब होता है किसी भी ओर को क्लीन करना। क्लीन इन द सेंस ये नहीं होगा कि उसे इसकी प्योर स्टेट में कन्वर्ट करना। क्लीन का मतलब होगा जैसे मान लो आप धरती से किसी भी चीज़ को निकाल रहे हो, तो नेचुरली उसके साथ मिट्टी, कंकड़, बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी, तो ये तो नहीं आप मिट्टी समेत वो जो गंदा ओर होगा उसी तो नहीं आप इंडस्ट्री में सप्लाई कर दोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उनकी एनरिचमेंट करते हैं। एनरिचमेंट का मतलब क्या होगा कि आप उसे एक जनरल फर्स्ट स्टेप क्लीनिंग देते हो, आप उसे पहले अच्छे से ज़्यादा साफ कर देते हो, मिट्टी निकाल देते हैं, डस्ट निकाल देते हैं, वो सब हम निकाल देते हैं, एंड देन
हम उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को एनरिचमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब हम वन बाय वन हर एक तरीके के एक्सट्रैक्शन देखते हैं। तो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स में हमने यहाँ पर जो मर्करी है उसे चूज किया है। तो आप देख रहे हो वो अपनी सल्फाइड फॉर्म में है, ऊपर वाली रिएक्शन में इट इज इन द फॉर्म ऑफ इट सल्फाइड, और यहाँ पर ये ऑक्साइड फॉर्म में है। तो जनरली हम करते क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होता है कि ऑक्साइड का जो एक्सट्रैक्शन करना ना ज़्यादा ईजी होता है। तो अगर आपको वो सल्फाइड फॉर्म में मिला है तो सबसे पहले हम उसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ताकि वो सल्फाइड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाए, ऑक्साइड फॉर्म में, और फिर उसे हीट करके या फिर उसे रिड्यूस करके उसे उसकी प्योर मेटालिक स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये एक नॉर्मल जनरल मेथड्स और ज़्यादातर हर एक तरीके के मेटल के साथ यही काम किया जाता है। ये सिमिलरली बिल्कुल सेम स्टेप आपको कॉपर के अंदर भी शो किया गया है। कॉपर अपनी सल्फाइड फॉर्म में था, उसे पहले ऑक्सीडाइज किया गया और उसे कॉपर ऑक्साइड बनाया गया, एंड देन उसकी रिएक्शन करवाई गई विद एनी ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हम खुद और ही यूज़ कर रहे हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम इसको यूज़ करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्योर कॉपर स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर आते हैं मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम स्टेट पे है। अब ये मेटल्स जनरली अपने सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी जो हम मेथड अप्लाई करते हैं ना वो ऑलमोस्ट द सेम ही रहता है। हम इनकी कार्बोनेट या सल्फाइड फॉर्म को सबसे पहले इनकी ऑक्साइड फॉर्म के अंदर चेंज करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके थ्रू उसके ऑक्साइड फॉर्म को अब दोबारा हम हीट करके प्योर स्टेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ZnS है, सबसे पहले उसकी रोस्टिंग की गई है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी उसकी ऑक्सीडेशन की गई है, ठीक है, और उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया। वेयरएज अगर यही कार्बोनेट फॉर्म में है तो हमने उसकी कैल्सिनेशन की है और उसे ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। एंड देन अब हमने इनकी ऑक्साइड फॉर्म्स ली हैं, हम दोनों की हमने क्या लिया, ऑक्साइड फॉर्म्स ले ली है, उसको रिड्यूस किया है कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। उसे कार्बन के साथ रिड्यूस करके हमने उसको प्योर स्टेट ऑफ मेटल के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। ये सिमिलर चीज़, ये सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे मैग्नीज के लिए भी शो की गई है। तो आप इसे भी वीडियो को पॉज करके स्टडी कर सकते हो, रीड कर सकते हो, एंड फर्दर इस PPT से आप अपने लिए जो आपके एग्जाम नोट्स हैं उन्हें भी क्रिएट कर सकते हो। अब उसी तरीके की रिएक्शन फॉर आयरन भी है, तो आप ये आयरन की रिएक्शन को भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए, उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए हम जनरली इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मेथड यूज़ करते हैं, यानी हम उन्हें इस तरीके से अरेंज करते हैं, जो भी मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि हम इम्प्योर मेटल एक तरफ लगा देते हैं, प्योर एक तरफ लगा देते हैं, ये वही मेथड है। तो हम करते क्या है, इम्प्योर मेटल को इस तरफ पॉजिटिव साइड हम लगा देते हैं और दूसरी तरफ एक काफ़ी पतला प्योर मेटल लगा देते हैं। तो होता क्या है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते रहते हो ना, तो जो यहाँ से जो भी इम्प्योरिटी में से जितना भी प्योर मेटल है वो सोल्यूशन के अंदर आ जाता है, और वो धीरे धीरे प्योर मेटल वाली साइड पे क्या है, चिपकना शुरू हो जाता है। तो जब करंट पास होना कंप्लीट हो जाती है, जब रिएक्शन, तो हम दोनों इलेक्ट्रोड को निकाल लेते हैं। आपको क्या मिलेगा कि जितना भी मेटल प्योर होगा ना वो सारा का सारा यहाँ पे आके चिपक गया होगा, वेरस बाकी का साइड पे रह गया होगा। इम्प्योरिटी सारी जो है वो नीचे इकट्ठी हो जाती हैं। नेक्स्ट इज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब होता है कि अब जैसे आपने 3 कैटेगरीज ऑफ मेटल्स को स्टडी किया, हमने उनकी एक्सट्रैक्शन स्टडी की। तो ये जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है ना, कभी भी कंप्लीट नहीं होता। एक्सट्रैक्शन के बाद बहुत चांसेस रहते हैं कि आपके मेटल में अभी भी कुछ ना कुछ अमाउंट में जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो बच गई हैं। तो जो फाइनल स्टेप होता है ना, वो ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का होता है, जो आपने अभी हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए पढ़ा। तो हमारा फाइनल स्टेप हमेशा क्या होता है कि जो भी आपने मेटल ऑब्टेन किया है उसकी एक बारी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ज़रूर कर ली जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या रहता है, एक फाइनल स्टेप रहता है जिसके थ्रू हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ अब इसके बाद इसके अंदर और कुछ नहीं होगा, या अब ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर है, अब नाउ वी नीड नॉट टू चेंज और डू एनीथिंग स्पेशल अबाउट इट। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में, अगेन इन चीज़ों के बारे में दोबारा गिवन है, आप इसे पॉज करके स्टडी कर सकते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर यहाँ पे शो भी की गई है। आप देख रहे हो जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये यहाँ पर आकर जो नीचे हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं, ठीक है। तो दीज आर द सेम टॉपिक्स जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए दोबारा प्लेस किए गए हैं आप लोगों की अच्छी स्टडी के लिए। तो आप लोग इसको पॉज करके एक बार रीड आउट कर सकते हो। ऑल इन ऑल दे हैव द सेम कंटेंट एंड द सेम टॉपिक एंड द सेम मेथड यूज्ड, सो दे नीड नॉट टू बी स्टडीड और डिस्कस इन दिस
वीडियो अगेन एंड अगेन। हमारा अगला टॉपिक रहता है कोरोजन। तो ये तो ऐसा टॉपिक है जो हर एक चैप्टर के एंड में हमेशा आ ही जाता है, क्योंकि कोरोजन आजकल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बन चुकी है। तो जब भी कोरोजन होती है, कोरोजन का मतलब रस्ट लग जाना, जैसे आयरन है उसकी रस्टिंग हो जाती है, कॉपर की रस्टिंग हो जाती है, सिल्वर आर्टिकल्स की रस्टिंग हो जाती है, सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे होती है? तब होती है जब जो भी आपका मेटल है वो एटमोसफेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन या फिर वाटर के साथ जब भी रिएक्ट कर लेता है और वो अपने ऊपर एक हाईली या मिक्स्ड ऑक्साइड की जब भी लेयर बना लेता है, जो डिस्कलर्ड होती हैं, जो कमज़ोर होती हैं, जो मेटल को ख़राब करती हैं, इज़ नोन एज कोरोजन। अब नेक्स्ट हमारे पास हमेशा कोरोजन के बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है? कोरोजन के बाद हमारे पास हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि कोरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जाए। इस मेथड को हमने या इस चीज़ को हमने ऑलमोस्ट अपने पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है। तो मैं एक छोटी सी रिवीजन दूंगी। अगर आप लोग कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, इवन पिछली वीडियो पे भी जाके देख सकते हो। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका और सबसे कॉमनली यूज तरीका क्या होता है? पेंट कर देना। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम आयरन की अगर जो भी आपकी रेलिंग्स लगती है ना, तो हम क्या करते हैं उसको जनरली पेंट कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर कूलर यूज़ किए हो तो कूलर को हम हर सीज़न क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, ताकि उसके ऊपर जितनी भी जो रस्ट है पहले तो वो उतर जाए। हम सैंड पेपर से उसे उतार देते हैं, फिर उसके ऊपर एक फ्रेश पेंट का कोट लगा देते हैं, ताकि क्या हो जाए, वो आगे की फर्दर जो रस्टिंग है उससे बच जाए। फिर फर्दर ऑयलिंग की जा सकती है। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन एक अच्छा मेथड होता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देना, किसी भी चीज़ के ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा देना। तो इस गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है, जो जिंक होता है ना वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिससे क्या होता है, अब जो भी एक्शन होता है ना वो हमेशा सिर्फ जिंक पे रहता है, बाकी का अंदर का मेटल क्या रह जाता है? प्योर रह जाता है, एक फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है। सो दीज आर फ्यू मेथड्स विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट कोरोजन, जिसको आप फर्दर स्टडी भी कर सकते हो, जितनी मर्जी डिटेल में स्टडी कर सकते हो। ऑयलिंग, ग्रीसिंग, जितनी भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल इन ऑल ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है। आप अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप इसे पोस्ट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। यू विल गेट द रिप्लाई एंड द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम विद इन 24 hours, and you can further ping us for any kind of query or any kind of special needs if you have for your exams. So I hope you learned well, if you studied well in this video. For any queries, please come forward towards discussing your queries and contact us on VOA Academy. Thank you so much for watching.